एसेंसर की क्लास में आपका स्वागत है। ये वीडियो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के कंसोलिडेशन ऑफ कंपनीज चैप्टर पे बना हुआ है, जिसे आप होल्डिंग कंपनीज के नाम से भी जानते हैं। इस पार्ट 2 वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन होल्डिंग एंड सब्सिडियरीज कंपनी, कैलकुलेशन ऑफ टाइम रेशियो और शेयर रेशियो का प्रैक्टिकल अप्रोच इसमें देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कंसोलिडेशन ऑफ कंपनीज, डिफरेंस बिटवीन होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी की बात करेंगे। तो होल्डिंग कंपनी का जो मेन डिफरेंस है वो है होल्डिंग कंपनी 50% से ज़्यादा अंश को सब्सिडियरी कंपनी में खरीदती है, और सब्सिडियरी कंपनी के बारे में बात करें तो 50% से कम जो शेयर होल्डर्स होते हैं, अंशधारी होते हैं, वो रह जाते हैं, क्योंकि 50% से ज़्यादा होल्डिंग कंपनी खरीद लेती है, इसलिए होल्डिंग कंपनी हो जाती है वो। और जो 50% से कम जितने बच जाते हैं वो सब्सिडियरी कंपनी के पार्ट होते हैं। होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी कंपनी पर पूरा कंट्रोल करती है और सब्सिडियरी कंपनी पर कोई कंट्रोल नहीं रह जाता है, क्योंकि होल्ड करने के पश्चात सब्सिडियरी कंपनी पे खुद पे कोई कंट्रोल नहीं रहता है, जिससे होल्डिंग कंपनी कंट्रोल करती है, क्योंकि सारे कंट्रोलिंग राइट्स होल्डिंग कंपनी के पास हो जाते हैं, क्योंकि उसने 50% से ज़्यादा अंश को खरीद लिया है। अगला डिफरेंस है, होल्डिंग कंपनी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाती है, जबकि सब्सिडियरी कंपनी ऐसा कुछ नहीं करती है। होल्डिंग कंपनी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाती है। होल्डिंग कंपनी सारे डिसीजंस ऑपरेशन से संबंधित लेती है, चाहे वो होल्डिंग कंपनी से जुड़ा हो, चाहे वो सब्सिडियरी कंपनी से जुड़ा हो, सारा डिसीजन लेने का अधिकार केवल और केवल होल्डिंग कंपनी को होता है, जबकि सब्सिडियरी कंपनी को ऑपरेशन में कोई भी डिसीजन लेने का अधिकार नहीं होता है, क्योंकि उनके पार्ट छोटे होते हैं, उनके पार्ट कम होते हैं। होल्डिंग कंपनी परचेस कंसिडरेशन देती है सब्सिडियरी कंपनी को, क्योंकि उसने सब्सिडियरी कंपनी को खरीदा है। सब्सिडियरी कंपनी परचेस कंसिडरेशन को रिसीव करती है, क्योंकि वो बिक रही है। ये मेन डिफरेंसेस होल्डिंग और सब्सिडियरी कंपनी में। अगला टॉपिक बात कर लेते हैं, जिसे बोलते हैं कैलकुलेशन और शेयर रेशियो। पहले एक बात हमेशा ध्यान रख लें कि रेशियो को कैलकुलेशन करने की क्यों आवश्यकता हो रही है। जब होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी को खरीद लेती है तो होल्डिंग कंपनी अपने पुस्तकों में कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाती है। तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने से पहले कई कैलकुलेशन करने होते हैं, जिसमें से शेयर रेशियो और टाइम रेशियो का कैलकुलेशन एक है। तो बिना शेयर रेशियो या बिना टाइम रेशियो के प्रॉब्लम को सॉल्व करना कठिन होता है। तो हम बात करेंगे आज कैलकुलेशन ऑफ शेयर पे। तो कैलकुलेशन ऑफ शेयर की बात कर रहे हैं, एक बात हमेशा याद रखेंगे, इस कैलकुलेशन को केवल होल्डिंग कंपनी बनाती है। कब बनाती है? जब वो खरीद लेती है और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने जा रही है, तो इस शेयर रेशियो को निकालने जाती है। दूसरी बात, शेयर रेशियो का कैलकुलेशन सब्सिडियरी कंपनी के कैपिटल के आधार पर होगा या सब्सिडियरी कंपनी के शेयर के आधार पर होगा। कैसे होगा वो देखेंगे। शेयर रेशियो का फार्मूला है सोल्डर शेयर रेस्टो रिमेनिंग शेयर्स। एक बात फिर से समझ लें, जितना शेयर होल्डिंग कंपनी ने खरीद लिया वो इस पार्ट का शेयर रहेगा, अर्थात जिसे हम सोल्ड आउट शेयर कहते हैं, और जितना खरीदने से बच गया जो सब्सिडियरी कंपनी के पास रह गया उसे हम नॉट सोल्ड आउट या रिमेनिंग शेयर्स कहते हैं। इन दोनों का रेशियो बनाया जाएगा। और एक बात नोट को ध्यान देंगे, शेयर रेशियो गणना तब हम नहीं करेंगे जब होल्डिंग कंपनी ने पूरे शेयर को खरीद लिया हुआ। पूरे शेयर को खरीदने का मतलब ये है कि सारा कैलकुलेशन 100% का हो जाएगा, क्योंकि उसने 100% शेयर खरीद लिया, पूरा शेयर खरीद लिया, जिसे हम 100% शेयर बोलते हैं। चलिए एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। एक कंपनी ने 75% शेयर्स बी कंपनी के खरीद लिए, तो शेयर रेशियो की गणना कीजिए। तो सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे जो सोल्ड आउट शेयर है, अर्थात जो ए ने खरीद लिया वो कितना परसेंट है? 75% है, 75% है, और जितना बच गया वो कितना है? 25%। तो दोनों का रेशियो बना लेंगे। शेयर रेशियो इक्वल टू सोल्ड आउट पोर्शन सोल्ड आउट शेयर्स रेस टू रिमेनिंग शेयर्स नॉट सोल्ड आउट शेयर्स। तो इसको हम और छोटा कर लेंगे तो 3:1 हमारा आंसर हो गया। चलिए दूसरे एग्जांपल के माध्यम से इसे समझने का कोशिश करते हैं। दूसरा एग्जांपल है, वाई लिमिटेड के बीएस में 5000 शेयर्स है। एक्स लिमिटेड परचेज 4000 शेयर्स आउट ऑफ दी शेयर्स। तो 5000 शेयर में से 4000 शेयर्स एक्स लिमिटेड ने खरीद लिया वाई लिमिटेड का, तो शेयर रेशियो की गणना करनी है। सोल्यूशन का पोर्शन देखेंगे। यहाँ पे जो बिका हुआ पोर्शन कितना है? 4000, और रिमेनिंग शेयर्स कितना है? 1000। तो इसी का रेशियो बन जाएगा 4000:1000, और छोटा कर देंगे तो 4:1। यह आंसर हो जाएगा। एक और एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। तो इस प्रकार से देखा आपने, टाइम शेयर रेशियो को निकालना बहुत ईजी है, बहुत ईजी ढंग से शेयर रेशियो को गणना कर सकते हैं आप। सिंपल सा एक फार्मूला है, शेयर रेशियो इक्वल टू सोल्ड आउट शेयर्स इज टू रिमेनिंग शेयर्स। जितने शेयर्स बिक गए हैं वो शेयर्स और जितने शेयर्स बच गए हैं वो शेयर्स, इन दोनों की गणना अगर करेंगे तो हमारा शेयर रेशियो निकल जाएगा।
चलिए अगले रेशियो बात करते हैं जो है टाइम रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ टाइम रेशियो। एक बात यहाँ ग्रीन कलर से लिखा हुआ है कि दिस रेशियो आल्सो कैलकुलेटेड बाय होल्डिंग कंपनी ओनली। केवल होल्डिंग कंपनी इस प्रकार के रेशियो को निकालती है, सब्सिडरी कंपनी इसे नहीं निकालती है। टाइम रेशियो का कैलकुलेशन टाइम बेस पे होगा, जैसा कि कहा गया है व्हेन सब्सिडरी कंपनी इज परचेज बाय होल्डिंग कंपनी इट इज डिवाइडेड इनटू प्रायर पीरियड एंड पोस्ट पीरियड या पोस्ट एंड आफ्टर पीरियड ऑफ परचेज बोलते हैं इसको। तो खरीदने के पूर्व का समय और खरीदने के बाद के समय का अनुपात बनाया जाएगा, जिसे हम टाइम रेशियो कहते हैं। टाइम रेशियो इज इक्वल टू फ्रॉम द स्टार्टिंग डेट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ सब्सिडरी कंपनी अप टू द डेट ऑफ परचेज्ड बाय होल्डिंग कंपनी, ये प्रायर पीरियड कहलाएगा। रेस्ट टू फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज अप टू द क्लोजिंग डेट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ सब्सिडरी कंपनी, ये पोस्ट पीरियड का टाइम होगा। एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। के लिमिटेड परचेज पी लिमिटेड ऑन 1 जुलाई 2018, पी लिमिटेड क्लोज्ड इट्स बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2019, कैलकुलेट टाइम रेशियो। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 1 जुलाई को 2018 में के लिमिटेड ने परचेज कर लिया पी लिमिटेड के शेयर्स को, और पी लिमिटेड अपना जो बुक है वो 31 मार्च को बंद करती है। तो देखिए ध्यान से 1 अप्रैल से 31 मार्च ये 1 साल का फाइनेंशियल ईयर है, जो कि सब्सिडरी कंपनी का है। बीच के किसी डेट पे उसने खरीदा है, जो कि है 1 जुलाई, जो डेट ऑफ परचेज है। तो 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक फ्रॉम द स्टार्टिंग डेट ऑफ बैलेंस शीट अप टू द डेट ऑफ परचेज, ये हो गया प्रायर पीरियड, जो कि है अप्रैल मई जून, 3 महीने का हुआ। और फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज अप टू द क्लोजिंग डेट ऑफ बैलेंस शीट, ये हो गया पोस्ट पीरियड, जो कि है जुलाई से लेके 31 मार्च, हो गया 9 मंथ्स। तो 12 महीने का बैलेंस शीट था। 12 मंथ को किस पोर्शन में बांटेंगे? 3:9। तो ये आंसर हो जाएगा टाइम रेशियो का। चलिए एक एग्जांपल और लेके समझते हैं इसको हम। आर परचेज एस लिमिटेड ऑन 1 अक्टूबर 2018 while S Limited closes its account on 31st March every year, calculate time ratio। आपने देख रहे हैं कि आर लिमिटेड जो है एस लिमिटेड को 1 अक्टूबर 2018 को खरीदा है, जबकि 31 मार्च पर एस लिमिटेड अपने अकाउंट को बंद करती है। तो एस लिमिटेड का फाइनेंशियल ईयर क्या होगा? 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक होगा। तो 1 अप्रैल से डेट ऑफ परचेज तक का टाइम हो जाएगा आपका प्रायर पीरियड। 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक हो गया 6 मंथ्स, और डेट ऑफ परचेज जो 1 अक्टूबर वहां से लेके क्लोजिंग डेट ऑफ बैलेंस शीट तक हो जाएगा प्रायर पीरियड। तो ये भी निकला 6 मंथ। यदि इसको फार्मूला से भी समझेंगे तो आपको आएगा फ्रॉम द स्टार्टिंग डेट ऑफ बैलेंस शीट, जो कि 1 अप्रैल है, अप टू द डेट ऑफ परचेज, जो कि 1 अक्टूबर है। तो अप्रैल से लेकर 1 अक्टूबर तक 6 मंथ हो गया। रेस्ट टू फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज 1 अक्टूबर हो गया। द क्लोजिंग डेट ऑफ बैलेंस शीट 31 मार्च हो गया। 1 अक्टूबर से 31 मार्च की गणना करेंगे वो भी 6 मंथ होगा। तो 6 मंथ इज टू 6 मंथ इज इक्वल टू 1:1, ये आपका आंसर हो गया। तो आप देख रहे हैं कि बहुत ही इजी है। ये मैप से आप समझ सकते हैं, जो ये मैप बनाया गया है इस मैप से आप अच्छे से समझ सकते हैं कि कैलकुलेशन कैसे किया। बहुत ईजी है। जहाँ से स्टार्ट करें कंपनी का फाइनेंशियल, वहाँ से स्टार्ट करके लास्ट डेट तक जाएंगे और उसको 2 पार्ट में बांट देंगे जहाँ से डेट खरीदा गया है। तो जितना मंथ खरीदने के डेट तक आएगा फ्रॉम द स्टार्टिंग डेट ऑफ बैलेंस शीट, तो प्रायर पीरियड हो जाएगा, और फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज से अप टू द लास्ट डेट ऑफ बैलेंस शीट, ये हो जाएगा पोस्ट पीरियड। तो ये रेशियो में बढ़ जाएगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें टाइम और शेयर्स दोनों एक साथ निकालते हैं। एस लिमिटेड परचेज 8000 शेयर्स इन एस लिमिटेड ऑन 1 जनवरी 2020। एस लिमिटेड हैविंग 10,000 शेयर्स इन इट्स बैलेंस शीट एंड इट क्लोजेज इट्स अकाउंट एज पर फाइनेंशियल ईयर। तो एस लिमिटेड के पास 10,000 शेयर थे, जिसमें से 8,000 शेयर एच लिमिटेड ने खरीद लिया, और एस लिमिटेड अपना फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से खाते बंद करते हैं। तो चलिए देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ टाइम कैसे निकलेगा। जैसा कि आपको बताया कि फ्रॉम स्टार्टिंग डेट ऑफ बैलेंस शीट अप टू द लास्ट डेट ऑफ बैलेंस शीट। तो चूंकि फाइनेंशियल ईयर था तो 1 अप्रैल से 19 से 31 मार्च 20 तक का ये 1 साल का हिसाब किताब है। इसमें कब खरीदा जा रहा है? 1 जनवरी 2020 को खरीदा जा रहा है। तो 1 अप्रैल से 1 जनवरी 2020 तक का टाइम हुआ 9 मंथ्स, ये प्रायर पीरियड हो गया। और 1 जनवरी से 31 मार्च तक, जो कि बैलेंस शीट का लास्ट डेट है, वहाँ तक हो गया 3 मंथ्स। तो ये पोस्ट पीरियड हुआ या पोस्ट परचेज टाइम हुआ। इन दोनों का रेशियो बन जाएगा। तो रेशियो क्या बनेगा? टाइम रेशियो 9:3। ऐसे और छोटा करेंगे तो 3:1 हो जाएगा। चलिए शेयर रेशियो की बात करें, जो कि और सरल है। जितना शेयर बिक गया वो संबंधित, जितना शेयर बच गया वो
तो उसका रेशियो बन जाएगा। तो कितना शेयर बिका था यहाँ पे 8000 शेयर्स एस लिमिटेड ने खरीदा था, तो 8000:2000 इसको हम रेशियो में बना देंगे तो 8:2 होगा। और छोटा करना चाहेंगे तो 4:1 हो जाएगा। तो देख रहे हैं आप, सिंपल सा मेथड है शेयर और टाइम को निकालने का, बिना टाइम और शेयर रेशियो निकाले। आगे हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने में बहुत दिक्कतें आएंगी, कैपिटल रिजर्व या गुडविल की कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत आएगा। तो उस कैलकुलेशन से पहले ये कैलकुलेशन सीखना बहुत ज़रूरी था।